यस, इन्वेस्टिगेट। हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान जो वर्ड था वो पहले उस वर्ड हम इसे हिंदुस्तान बुलाते थे, इन क्योंकि ये इंडस से वर्ड आया था। हिंदुस्तान वॉज ऑलवेज एन ऑब्सोल्यूट despotic government. The inhabitants, especially of Bengal, its inferior stations are survive, mean, submissive and humble. In superior station, they are luxurious, effeminate, tyrannical, treacherous, venal, cruel. The country of Bengal is called by way of distinction the paradise of the earth. If not only it not only abounds with the necessaries of life to such a degree as to furnish a great part of India with its superfluity, but it abounds in very curious and valuable manufactures sufficient not only for its own use, but for the use of the whole globe. The silver of the west and the gold of the east have for many years been pouring into that country, and goods only have been sent out in return. This has added to the luxury and extravagance of Bengal. ये लाइन जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, ये रॉबर्ट क्लाइव ने इन द हाउस ऑफ कॉमन 1772 में, उनका जो संसद था, जैसे हमारी विधानसभा विधान परिषद है, उनका हाउस ऑफ कॉमन था, वहां पर ये लाइन उन्होंने बोली थी। ये लाइन वहां से ली गई है। उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान जो है वहां पर डिस्पोटिक गवर्नमेंट है, बिल्कुल इनहेबिटेंट स्पेशली, यानी जो वहाँ के आवास है, यानी जो बंगाल है स्पेशली, वो एक इंफीरियर तुच्छ स्टेशन है। आर सर्वाइवल और सर्वाइव मीन सबमिसिव एंड हम्बल। हम्बल माने होता है दया, दया की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा तुच्छ है। द सुपीरियर स्टेशंस दे वर लग्जरी, और जो सुपीरियर स्टेशन है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस है, बहुत ज्यादा क्या सकते हैं, लग्जरियस माने होता है महंगे या आप बहुत सुविधा युक्त है। एफिनेट है, ट्राइनिकल है, ट्रेचरस है, वैनल है, क्रूअल माने होता है निर्दयी भी है। द कंट्री ऑफ बंगाल इज कॉल्ड, उसे बंगाल का देश कहा जाता है बाय वे ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन माने होता है उच्चता के आधार पर उसको बंगाल देश कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, द पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा जाता है। इट इज नॉट ओनली अबाउंड विद द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, वहां पर जीवन की सभी सुविधाएं नहीं है, अबाउंड मतलब बंधी हुई नहीं है। टू सच अ डिग्री, एक डिग्री की तरह, एज अ फर्निश ऑफ अ ग्रेट पार्ट ऑफ इंडिया, कि फर्निश मीन्स अगर फर्नीचर वर्ड वही है कि जब किसी चीज को डेकोरेट, इंडिया का एक पार्ट है, उस तरह वो डेकोरेट नहीं है विद इट सुपरफ्लूटी, बट इट अबाउंड विद क्यूरियस एंड वैल्यूबल मैन्युफैक्चर। सिर्फ वहां पर क्या है, क्यूरियस और वैल्यूबल मैन्युफैक्चरर्स है। सफिशिएंट नॉट ओनली फॉर इट्स ओन, उसके खुद के यूज के लिए वहां पर पर्याप्त तौर पर रिसोर्सेज नहीं है, बट फॉर द यूज ऑफ द होल ग्लोब, जबकि बल्कि इसके यूज के लिए, पूरे ग्लोब के यूज के लिए वहां पर रिसोर्सेज है। द सिल्वर ऑफ द वेस्ट, वेस्ट को उसने चांदी कहा था, जो सिल्वर ऑफ द वेस्ट है, और द गोल्ड ऑफ द ईस्ट हैव फॉर मेनी ईयर्स बीन पोरिंग इनटू दैट कंट्री। जो देश है ये पश्चिम में चांदी से और पूर्व में सोने को रखता है, यानी दोनों जो दिशाएं हैं आपकी यहाँ की जो स्टेट है पूर्व और पश्चिम के, वो सोने और चांदी जैसे हैं, जिससे पूरा देश भरा हुआ है। एंड गुड्स हैव बीन सेंट आउट इन रिटर्न, और जो यहाँ का सामान है वो भेजा जाता है वापस आने के लिए, यानी बदले में यहाँ से सामान भेजा जाता है। दिस एडेड टू द लग्जरी एंड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ बंगाल, उसने बंगाल की विशेषता में ये बातें कही थी। उसके बाद है वर्ड कनेक्ट, यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन ट्रेड। भारतीय जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था व्यापार में, यूरोपियों का व्यापार में क्या प्रभाव था वो बताया गया है। In the 16th century, China witnessed a flourishing economy and a high standard of living. China was a prosperous region with a large population and abundant natural resources. ठीक है, 16th और 17th century में चाइना जो था वो फ्लोरिशिंग इकोनॉमी के लिए, मतलब एक फ्लोरिशिंग माने होता है आपका उन्नत,
उन्नत आर्थिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी। चाइना भी जो था वो प्रॉस्परस था उस वक्त। उसके बाद लार्ज पॉपुलेशन थी 16-17 सेंचुरी में, और वहाँ पर असीमित नेचुरल रिसोर्सेज थे। China's population doubled from 150 million in 1650 to 300 million by 1800। जो चाइना की पॉपुलेशन 150 मिलियन थी 1650 में, वो 1800 में डबल हो जाती है 300 मिलियन। मीनवाइल, और इसी बीच में यूरोपियन पावर सच एज द ब्रिटिश, जो यूरोपियन पावर था जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे, उन्होंने चाइना को फ्रेंच अटेम्प्टेड टू इंटिस चाइना इनटू द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। उन्होंने उस पर कब्जा करना चाहा और उसको एक संसार की और अच्छी आर्थिक व्यवस्था देनी चाहिए, मतलब वो वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। बट चाइना रिफ्यूज टू ओपन इट्स पोर्ट फॉर ट्रेड विद दिस स्टेट। पर चाइना ने अपने जो बंदरगाह थे वो व्यापार के लिए खोलने को मना कर दिया। जैसे उन्होंने हमसे परमिशन दी थी कि अपने व्यापार के लिए हमें बंदरगाह दे दीजिए, इसलिए वो सबसे पहले बंदरगाह पर आया और उन्होंने वहां पर कब्जा, क्योंकि उन्होंने बंदरगाह की परमिशन लेनी पड़ती थी, तो चाइना ने मना कर दिया था कि मैं अपने जो स्टेट यानी जो हमारे प्रदेश है और वहाँ पे जो बंदरगाह है, हम उन्हें व्यापार के लिए नहीं खोलेंगे। एज अ रिजल्ट अ सीरीज ऑफ वॉर टुक प्लेस बिटवीन द यूरोपियन पावर्स एंड चाइना। और जब से मना किया तो यूरोपियन पावर्स जो थे, ब्रिटिश, फ्रेंच और आई थिंक रशिया था, जर्मनी, ये जो यूरोपियन पावर थे, इन्होंने इनके और चाइना के बीच में युद्ध छिड़ता है। द वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस वाज फार सुपीरियर एंड चाइना वाज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटाइज दैट ओपन द चाइनीज पोर्ट। और जो वेस्टर्न जो पश्चिमी सेना थी वो बहुत ज्यादा सुपीरियर थी सेना के मामले में, सैन्य क्षमता के मामले में, और उन्होंने चाइना को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया और उसके चाइनीज पोर्ट जो थे, बंदरगाह जो थे, उनको खुलवा दिया था। फर्स्ट टू यूरोपियन एंड देन टू अमेरिका, पहले यूरोपियन फिर अमेरिकन। यूरोपियन और फिर जापानी जो व्यापारी थे उनके लिए ये पोर्ट जो है खुल गए थे। The Chinese had to give up their rights of legal control over certain section of these ports। और जो चाइनीज थे उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया their rights of legal control, और उनका जो लीगल कंट्रोल था उसको भी उन्होंने छोड़ दिया over certain section of these ports। यानी उन बंदरगाहों के ऊपर जो उनका कानूनी अधिकार था उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। Where the foreigner resident, और जहाँ पर वो फॉरनर रह रहे थे उन सब क्षेत्रों में जो भी उनका अधिकार था वो सब उन्होंने छोड़ दिया। बिटवीन द फर्स्ट मेजर कन्फ्रंटेशन, जो पहला मेजर कन्फ्रंटेशन हुआ था, कन्फ्रंटेशन होता है बंधक बना लेना, होस्टाइल कर देना, आर्गुमेंटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन टू अपोजिंग पार्टी, यानी कि एक वार्ता बैठाई जाती है दो विरोधी पार्टियों के बीच में। जो पहला कन्फ्रंटेशन हुआ था द अफीम वॉर ऑफ 1839 टू 42 के बीच में, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में, जिसमें द ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन एंड द जापानीज कम्पीटेड फॉर फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस विद चाइना, जिसमें इन सभी देशों ने चाइना के साथ प्रभाव की बात की थी कि अगर ये युद्ध होगा या ये जो युद्ध हुआ है अफीम वॉर, इससे क्या क्या प्रभाव हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बात की थी। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो वैसे नीचे एक्सरसाइज है बट अभी मैं खोलूंगी नहीं से, आप इसे बताओगे देन आपकी एक्सरसाइज ओपन होगी। और मैं पहले देखूं कितने बुक रीडिंग हो चुकी है, और मोस्टली मैंने बुक भी आपको कई बार भेज कर शेयर भी करी है, तो आप बताओगे वहीं से देखकर, ठीक है। जिनके पास बुक्स नहीं है, वैसे भी मैसेज आ चुका है, ठीक है। चलिए मैं माइक ऑन कर रही हूँ आपका, 1 बाय 1 आपको आंसर देना होगा, प्लीज एकदम शोर नहीं करोगे, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज। एक मैशअप क्रिएट कर देते हो ना, चार तरफ से चिल्ला कर, वो मत करो। 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है वर्कआउट में।
I only show you workout. Fill in the blanks. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और अपना आंसर नोट कर लेंगे। पहला फिल इन द ब्लैंक का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। जिनके पास बुक्स है वो आंसर देंगे, जिनके पास बुक नहीं है सॉरी मैं उनको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये फिलअप है अभी, ठीक है। चलिए पहला आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है द यूरोपियन ट्रेडर कम टू इंडिया बिकॉज दे वांटेड टू ट्रेड इन gold, spices, bronze sculpture, none of these. Spices. Spices. One by one बोलिए। Spices. Spices. चलिए बस जिनके पास बुक्स नहीं है वो लिख लेंगे। स्पाइसेस है पहला फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, एमसीक्यूज है आपके, ओके। स्पाइसेस का व्यापार करने सबसे पहले वो भारत आए थे, यूरोपियन व्यापारी, ओके। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ फिल इन द ब्लैंक ट्रेडिंग कंपनी, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, स्पेनिश। British. British. Non-British. प्लीज अच्छा ठीक है, एक सेकंड। एक ने ब्रिटिश बोला तो आई थिंक सबको आवाज गई होगी ना कि ब्रिटिश आंसर हो चुका, तो सबको रिपीट क्यों करते हो? एक ने बोल दिया और एक से रिक्वेस्ट है जो भी एक बंदा बोल देता है प्लीज दूसरे को भी बोलने का मौका दो। आप खुद थोड़ी देर चुप हो, देखो कि कोई आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, और को भी मौका मिलना चाहिए। आप ही देते रहोगे तो फिर ये बाकी सारे नहीं बोलेंगे, फिर साल भर नहीं बोलते हैं और फिर आखिरी में एकदम हौच-पौच मचा देते हैं। तो प्लीज सबको मौका दो और सब बोले। The policy of controlling the government of less powerful country by a more powerful one is known as capitalism, socialism, humanism, imperialism. किसी दूसरे देश पर एक सेकेंड। The policy of controlling the government of less powerful country by a more powerful country. किसी कमजोर सरकार पर किसी ताकतवर क्या ताकतवर सरकार को कब्जा कर लेना या ताकतवर सरकार का कंट्रोल कर लेना क्या कहलाता है? किसका माइक ऑन है? बेटा जिसके यहाँ बैक साउंड है ना वो लोग बिल्कुल माइक ऑफ रखिए। आप लोग भूल जाते हो, आपको मोबाइल पर आपके इंडिकेशन दिख रहा होता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है और बच्चे सुनते भी हैं बात में। किसका माइक ऑन है? इशू पटेल माइक ऑफ कीजिए। प्लीज इस बात का एकदम ध्यान रखिए कि आपका माइक ऑफ रहना चाहिए। अब आप 7th 6th के बच्चे नहीं हो जिन्हें नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि ऑनलाइन ऑफ कहाँ से होता है। नए बच्चों के लिए होती है प्रॉब्लम, नए बच्चे तो आपकी क्लास में है भी नहीं। आपको तो और अलर्ट और अच्छे से बनवानी चाहिए कि और बच्चे जो आपकी बात की रिकॉर्डिंग सुने उनको एकदम लगे कि हाँ कितने डिसिप्लिन होकर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, उन पर गुड इफेक्ट जाना चाहिए। बट आप लोग भी ऐसी हरकतें करते हो। हाँ तो थर्ड में आपका इंपीरियलिज्म होगा, ओके। वो इंपीरियलिज्म माने होता है साम्राज्यवाद, ओके। अगला आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ स्टडिंग पास्ट। सेकेंडरी सोर्स बताना है पास्ट को पढ़ने के लिए, तो वो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल फाइंड, मैगजीन या रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक। वेरी गुड। Archaeological रेफरेंस बुक मैगजीन। क्या कहा? हम रेफरेंस बुक। एक ने बता दिया, मैंने रेफरेंस बुक आंसर बोल दिया। अगर दिक्कत ज्यादा है तो बताओ फिर आप लोग, मैं ही आंसर करूं, आपसे पूछूंगी नहीं। इस पे रेफरेंस बुक होगा, मैंने टिक नहीं किया हुआ है, मिस्टेक से छूट गया है, ठीक है। अगला राइट ट्रू फॉल्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ स्टडीइंग पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्स स्टडी पास्ट को स्टडी करने का प्राइमरी सोर्स होते हैं। False. किसने कहा? Sorry मैम, true है। देखो अगर कंटेंट आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज आंसर मत दो, और बुक आपके पास है तो प्लीज कंफर्म आंसर दीजिए।
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को प्राइमरी सोर्सेज कहा जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका। अगला, ब्रिटिश डिड नॉट बिल्ड एनी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ब्रिटिश ने भारत False. में, अभी मैंने कुछ कहा था ना, बाकी और लोगों को बोलने का मौका दीजिए। ब्रिटिशर्स ने भारत में और भी कोई मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स नहीं बनवाई थी, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। उन्होंने, आपका पार्लियामेंट हाउस है, बहुत सारे और मॉन्यूमेंट्स हैं आपके इंडिया के जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाए गए हैं। विक्टोरिया है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पर दिया हुआ था क्या, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, पार्लियामेंट हाउस है, त्रिमूर्ति भवन है, ये सारा कुछ ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। अगला, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस भारत में इन्वेंटेड हुई थी? नहीं, फॉल्स। ये अमेरिका या यूरोप में कहीं हुई है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड। ओके, अगला, द मुगल वेलकम्ड, प्लीज जल्दी कीजिए, द मुगल वेलकम्ड द ब्रिटिश एंड गेव ट्रेडिंग राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल ने ब्रिटिशर्स का वेलकम किया था और उन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया था। True. यस। अगला, द मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द पीरियड व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। मॉडर्न पीरियड उसे कहा जाता है जब ब्रिटिश भारत में शासन करने आए थे। True. फॉल्स। ब्रिटिश जब शासन कर, पहले तो वो व्यापार करने आए थे मुगल पीरियड में ही, ठीक है, तब से वो हुआ था। और में मॉडर्न पीरियड रेफर किया गया है आपका 18th सेंचुरी से। फर्स्ट पेज पे आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, द मुगल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन इन द अर्ली इयर्स ऑफ 18th सेंचुरी। और उसके बाद आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हुई थी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी मैम उन्होंने मेडिवल पीरियड में करा था ना। हाँ, मेडिवल पीरियड में ही वो आ गए थे। तो ब्रिटिश जब शासन में आए यहाँ पर, तब से नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, ये फॉल्स था। अगला, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? फिर इन द ब्लैंक फिर से है आपके। हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? हाँ, बताना। मैम जेम्स जेम्स मिल ने लिखी है। चलिए, अब बंद रखिएगा। द भारत इतिहास संशोधक मंडल किसने संशोधक मंडल वॉज फाउंडेड बाय विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े और सरदार केसी, नहीं है मुझे जवाब नहीं, शालिनी, सक्षम, कंचन शर्मा, कोई है बताने वाला? प्लीज जल्दी बताइए, यू हैव 8 मिनट। हाँ, आवेश खान बताइए। आवेश, मैम बताए? हाँ सामने बोलो। मैम महंदले। केसी महंदले। द बॉम्बे गैजेट वाज फर्स्ट कॉल्ड बॉम्बे। बॉम्बे गैजेट को क्या कहा गया था सबसे पहला? अब आप लोग ढूंढ रहे हो, जब आपके पास बुक्स अवेलेबल थी तो आपने फाइंड आउट नहीं किया। इसका मतलब मेरे साथ मैंने रीडिंग करनी होती तो आपने रीडिंग नहीं किया। कंचन शर्मा को देखो कैसे ढूंढ रही है, उन्हें ये नहीं पता कि बॉम्बे गैजेट के बारे में कहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपके लास्ट पेज में ऊपर ही दिया हुआ है। बॉम्बे गैजेट को बॉम्बे हेराल्ड कहा गया था। अगला, द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज बीन कॉल्ड द। ब्रिटिश पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है? कॉलोनियल पीरियड। वेरी गुड दिव्यांशु, कॉलोनियल पीरियड के नाम से जाना जाता है। उपनिवेश काल के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला, बंगाल गैजेट किसने स्टार्ट किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। वेरी गुड, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। चलिए, और मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर डी का जो 4 है वहां पे शाहजहां लिखा था। आपकी बुक पर शाहजहां था, बट मैंने जहांगीर लिख कर दिया। देखा था आपने? ठीक है। यस मैम। यस मैम। आप सही Yes, कर लीजिएगा, ma'am. वहां पे शाहजहां को काट के जहांगीर कर दीजिएगा। ओके ओके क्लास। मैम बुक में भी? ओके मैम। हाँ, बुक पर भी कर लीजिए, बिकॉज जब भी आप पढ़ोगे, ये लीजिए मैं आपका इसमें कंटेंट पूरा दिखा रही हूँ, ये लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहे।
ठीक है, ये था आपका फुल एक्सरसाइज। तो जिन्हें फिल करना है, अगर उनके पास अभी बुक्स नहीं है, आजकल में वो ले रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी रिकॉर्डिंग जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आपका लास्ट वाला एमसीक्यू का आंसर क्या है? इसका रेफरेंस बुक है। ओके, इसका रेफरेंस बुक आंसर है। ट्रू फॉल्स में आपके सारे आंसर लिखे हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के भी सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से फिल कर लीजिएगा। ओके, रिकॉर्डिंग में देख लोगे तो आपको आसानी रहेगी। बाकी पीडीएफ तो आएगा ही, मैं पीडीएफ अभी से दूंगी बुक का, बिकॉज आप लोग बाद में बहुत ज्यादा मैसेज क्रिएट करते हो। और अब आपको पीडीएफ संभाल कर रखना होगा। आप आज करते हो या 1 मंथ आफ्टर ये वर्क करते हो, अब आपको वर्क संभाल कर रखना होगा।